अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हिस्टोरिकल रूट्स इन डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले कि हम इसके मज़ीद पर्सपेक्टिव और इसके कंसेप्ट्स की तरफ चलें, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजी जो है वो किस तरह से डेवलप हुई या इसका फोकस ऑफ स्टडी क्या है। साइकोलॉजी की डेफिनेशन जैसा कि हमें आज नज़र आ रही है, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसका पर्सपेक्टिव, इसका फोकस ऑफ स्टडी चेंज होता गया। डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स ने डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट आइडियाज़ दिए थे। तो अब हम इन डिटेल देखेंगे कि कंट्रीब्यूटर्स ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन को कैसे बयान किया, कैसे डिफ़ाइन किया। ये जो सामने आपको स्लाइड नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी का फोकस ऑफ स्टडी सबसे पहले सोल था, फिर उसके बाद माइंड, और फिर कुछ कंट्रीब्यूटर्स ने कहा कि ये कॉन्शियसनेस को स्टडी करती है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बिहेवियरिस्ट ने कहा कि ये बिहेवियर को स्टडी करती है। तो अब इन डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीब्यूटर थे और उन्होंने क्या कहा। अच्छा, सबसे पहले साइकोलॉजी को इस तरह से डिफाइन किया जाता था कि ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल है। ठीक है, अब सोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन हम उसे बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बहुत से रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी हैं। चाहे कोई मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, सोल के लिए सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। और सोल एक ऐसी चीज़ है जिसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन अब हम उन कंट्रीब्यूटर्स को देखते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले जो हमारे कंट्रीब्यूटर आते हैं वो है पाइथागोरस, जिन्हें हम उर्दू में फीसागोरस भी कहते हैं। इनका ये मानना था कि इंसान की जो रूह होती है वो उसके जिस्म के अंदर कैद होती है। जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी जो सोल है, जो उसकी रूह है, वो फ्री हो जाती है और इधर उधर दुनिया में भटकती रहती है अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ओके जी, जो नेक्स्ट हमारे कंट्रीब्यूटर आ जाते हैं फिलोसोफर, वो हैं सुकरात। अब सुकरात का ये मानना था कि जो इंसान की रूह है और उसका जो जिस्म है वो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। सोल एंड बॉडी बोथ आर सेपरेट। इसके अलावा वो ये कहते थे कि जो इंसान की सोल है वो सुपीरियर है। अगर कोई इंसान कोई नॉलेज हासिल करना चाहता है तो उसे अपनी रूह को, अपनी सोल को प्योर बनाना पड़ेगा। सुकरात का ये मानना था कि इंसान की जो सोल है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो इमॉर्टल है, वो हमेशा के लिए रहती है। लेकिन इंसान की बॉडी जो है वो मोर्टल है, वो ख़त्म हो जाती है। और सुकरात वो पहले इंसान थे जिन्होंने साइकी का वर्ड यूज़ किया। नेक्स्ट जो हमारे फिलोसोफर हैं वो है प्लेटो। प्लेटो का ये मानना था कि इंसान की जो सोल है वो उसकी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करती रहती है जब तक इंसान ज़िंदा रहता है। जैसे ही इंसान की डेथ होती है, उनकी कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाती है और इंसान की फंक्शनिंग भी ख़त्म हो जाती है। फर्दर ही सेड कि इंसान की जो सोल है वो एक शैडो है, जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन फ़ील कर सकते हैं। नेक्स्ट फिलोसोफर जिन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल माना, वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का ये कहना था कि लाइफ इज़ नथिंग विदाउट सोल। जिस इंसान के सोल नहीं होगी या सोल एक्टिव नहीं होगी, वो इंसान ज़िंदा नहीं होगा। इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। इसके अलावा इन्हें पहला साइकोलॉजिस्ट भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजी की सबसे पहली किताब लिखी, जिसका नाम था डी एनिमा। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर आ जाते हैं वो है प्लॉटिनस। पहले जैसे कि हमने कुछ कंट्रीब्यूटर्स को उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस किया, उनका ये मानना था कि सोल सुपीरियर है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। इनका ये मानना था कि जो इंसान की सोल है वो इन्फीरियर होती है। साइकोलॉजी की ये डेफिनेशन बहुत से क्रिटिसिज्म्स का शिकार हुई। सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म लोगों का ये था कि सोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है इसके साथ। सोल इज़ अ मिस्ट्री, ये एक मिस्ट्री है, ये एक रिलीजियस कंसेप्ट है। रिलीजियस कंसेप्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट रिलीजन के अगेंस्ट हैं, लेकिन वो सबकी रिलीजियस कंसेप्ट की रिस्पेक्ट करते हैं और उसे क्वेश्चन नहीं करते।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोल इज़ नॉट अ फिजिकल एंटिटी। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे जो कि साइकोलॉजी की इस डेफिनेशन को लेकर आए। जब साइकोलॉजी की पुरानी डेफिनेशन बहुत से क्रिटिसिज्म्स का शिकार हुई तो ग्रीक फिलोसोफर्स ने साइकोलॉजी को एक नए पहलू, नए पर्सपेक्टिव से डिफ़ाइन करने की कोशिश की। उनका ये मानना था कि साइकोलॉजी ये साइंस की एक ऐसी फील्ड है जो कि माइंड को स्टडी करती है, और इस सिलसिले में बहुत से कंट्रीब्यूटर्स सामने आते हैं जिनका फोकस ऑफ स्टडी था माइंड। तो अब उन्हें डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले जो कंट्रीब्यूटर सामने आते हैं वो प्लेटो हैं, और प्लेटो का ये मानना था कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड, और ये वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले माइंड की टर्म को इंट्रोड्यूस्ड करवाया। इनके मुताबिक इंसान की सोल या माइंड एक ही चीज़ होती है, चाहे हम माइंड की बात करें या सोल की बात करें, हमारा कहने का मकसद एक ही होता है। इस तरह से इन्होंने साइकोलॉजी को एज द साइंस ऑफ माइंड डिफाइन किया। नेक्स्ट जो हमारे कंट्रीब्यूटर हैं वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का ये मानना है कि माइंड जो है वो इंसान की बॉडी का एक फंक्शन होता है। बेसिकली उनका ये कहना था कि जो इंसान के मेंटल प्रोसेसेस हैं वो उसकी आसपास की इन्वायरमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे होते हैं। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने साइकोलॉजी को ऐसी साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड कहा। नेक्स्ट जो हमारे कंट्रीब्यूटर आ जाते हैं वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक का ये कहना था कि अगर हम साइकोलॉजी को एज द स्टडी ऑफ सोल डिफाइन कर रहे हैं तो वो तो एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, तो हमें किसी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। यूँ उन्होंने माइंड को फोकस ऑफ स्टडी बताया, और उनका ये कहना था कि जब भी कोई बच्चा दुनिया में आता है तो उसका दिमाग एक ब्लैंक शीट की तरह होता है। जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करता है वो शीट भरती जाती है और उसके ऊपर प्रिंट्स बनते जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे कंट्रीब्यूटर हैं वो हैं विलियम वॉन्ट। विलियम वॉन्ट ने 90th सेंचुरी के स्टार्ट में कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है। वो ये कहते थे कि अगर इंसान के दिमाग को स्टडी करना है तो हमें उसके बेसिक एलिमेंट्स को स्टडी करना होगा, जो कि कॉग्निशन यानी कि उसकी थॉट्स, उसके कनेक्शन यानी कि उसके बिहेवियर, और उसकी अफेक्शन यानी कि उसकी इमोशन और फीलिंग्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। इस तरह से उन्होंने साइकोलॉजी के एक नए डिसिप्लिन और स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद भी रखी जिसे स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने दिमाग को एक कंप्लीट यूनिट बताया कि ये कंप्लीट यूनिट है माइंड, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कोई फिज़िकल एंटिटी हो। इंसान का दिमाग कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है, और वो बहुत ही सब्जेक्टिव और पर्सनल होता है। कोई इंसान किसी के दिमाग के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ना ही उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकता है, ना ही उसको जज कर सकता है। साइकोलॉजी की इस डेफिनेशन को भी बहुत से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लोगों का ये कहना था कि इंसान के जो मेंटल प्रोसेसेस या जो उसके माइंड होते हैं वो कोई एक फिज़िकल एंटिटी नहीं है, हम उसको ऑब्जर्व या टच नहीं कर सकते, तो इस पे किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। इसके अलावा लोगों का ये मानना था कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के माइंड में क्या चल रहा है उसको स्टडी नहीं कर सकता, और वो लोग जो कि पेशेंट हैं या एनिमल हैं, जो किड्स हैं, वो अपने खुद के ब्रेन को या खुद के मेंटल प्रोसेसेस को भी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते, और इंसान के मेंटल प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे होते हैं। इन सब क्रिटिसिज्म्स को मद्देनज़र रखते हुए साइकोलॉजी की एक नई डेफिनेशन सामने आई, जो थी साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये साइकोलॉजी जो है वो इंसान की कॉन्शियसनेस को स्टडी करती है, और इसमें कुछ फेमस कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने कॉन्शियसनेस के हवाले से बात की, जो कि थे जॉन टेवी और विलियम जेम्स। इनका ये मानना था कि अगर इंसान को स्टडी करना है तो हमें उसकी कॉन्शियसनेस को स्टडी करना होगा। कॉन्शियसनेस के हवाले से जो पहले हमारे कंट्रीब्यूटर आ जाते हैं वो है जॉन टेवी, और जॉन टेवी का ये मानना था कि अगर इंसान को स्टडी करना है तो हमें उसकी कॉन्शियसनेस को स्टडी करना होगा, और एक कॉन्शियसनेस ऐसी चीज़ होती है जो इंसान खुद भी स्टडी कर सकता है, और जो इंसान की कॉन्शियसनेस होती है वो हमेशा किसी न किसी गोल के लिए होती है,
वो गोल ओरिएंटेड होती है। यूँ इन्होंने साइकोलॉजी को एज अ कॉन्शियसनेस डिफाइंड किया। नेक्स्ट जो हमारे कंट्रीब्यूटर आ जाते हैं वो हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स वो पहले शख्स थे जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। इनका ये मानना था कि इंसान की जो कॉन्शियसनेस है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। वो अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक रिस्पॉन्ड करती है और ख़ुद को चेंज करती है। इसके अलावा इन्होंने कॉन्शियसनेस की दो टाइप्स बताई, फोकल एंड मार्जिनल। साइकोलॉजी की इस नई डेफिनेशन को बहुत से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लोगों का ये मानना था कि ये डेफिनेशन साइंटिफिक नहीं है क्योंकि हम किसी की भी कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाते और पेशेंट्स, चिल्ड्रन और एनिमल अपनी कॉन्शियसनेस को भी स्टडी नहीं कर पाते। और इंसान का जो दिमाग है वो सिर्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर मुश्तमिल नहीं होता, उसमें सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट भी होता है जिसे निगलेक्ट किया गया है इस डेफिनेशन में। इन सब क्रिटिसिज्म्स को मद्देनज़र रखते हुए फिर साइकोलॉजी की एक नई डेफिनेशन सामने आई जिसे बहुत सी एक्सेप्टेंस मिली। बहुत से लोगों ने इस डेफिनेशन को अप्रिशिएट किया। ये डेफिनेशन ये थी कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बिहेवियर क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है हम उसे बिहेवियर कहते हैं। या इन्वायरमेंट के किसी भी स्टिमुलाई के नतीजे में जो रिएक्शन होता है उसे हम बिहेवियर कहते हैं। तो जो साइकोलॉजी की नई डेफिनेशन थी वो ये थी कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। सबसे पहले जो हमारे कंट्रीब्यूटर आ जाते हैं वो हैं जॉन ब्रॉडेस वाटसन। वाटसन का ये कहना था कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन में सबसे पहले तो उन चीज़ों को बाहर फेंक देना चाहिए जो कि अनऑब्जर्वेबल हैं, जिन पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस की ब्रांच है, वो एक साइंटिफिक स्टडी है। इस तरह से इन्होंने स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज्ड करने के बाद प्रीवियस डेफिनेशन को एक नई डेफिनेशन दी जो कि थी साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। इनका ये मानना था कि बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है और ये साइंटिफिक है। नेक्स्ट जो हमारे फिलोसोफर आते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर डिफाइन किया वो है पिल्सबरी। पिल्सबरी वो पहले शख्स थे जिन्होंने साइकोलॉजी के लिए सबसे पहले बिहेवियर की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया था। इनका ये मानना था कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। नेक्स्ट जो हमारे कंट्रीब्यूटर हैं वो हैं विलियम एमसी डूगल। विलियम एमसी डूगल का भी फोकस बिहेवियर की ही तरफ था और उन्होंने भी साइकोलॉजी को एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ही डिफाइन किया। लेकिन उन्होंने बिहेवियर के लिए एक यूनिक टर्म का इस्तेमाल किया जो कि था कॉन्टैक्ट। विलियम एमसी डूगल का कहना था कि साइकोलॉजी मे बी बेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन एज द पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। कि हम साइकोलॉजी को लिविंग क्रिएचर के बिहेवियर के तौर पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। यूँ उन्होंने साइकोलॉजी की डेफिनेशन को स्टडी ऑफ बिहेवियर के ऊपर फोकस दिया। नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूटर हैं हमारे वो हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ना सिर्फ साइकोलॉजी के लिए एक नई डेफिनेशन दी बल्कि उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी किए एनिमल के ऊपर और एनिमल के बिहेवियर को डिफ़ाइन किया। इन्होंने लर्निंग के बहुत ही मशहूर मेथड्स डिफ़ाइन किए जो कि थे ट्रायल एंड एरर एंड लॉज ऑफ लर्निंग। यूँ तो बिहेवियरिस्ट को 20th सेंचुरी के स्टार्ट में बहुत सी एप्रिशिएशन का सामना करना पड़ा, लेकिन साइकोलॉजी को सिर्फ बिहेवियर मान लेना या बिहेवियर की स्टडी मान लेना इनफ नहीं था। और इस तरह से साइकोलॉजी की इस डेफिनेशन को भी बहुत से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो ये था कि साइकोलॉजी की ये डेफिनेशन मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही और कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जैसे कंसेप्ट्स को डिस्कार्ड कर रही हैं। क्रिटिक्स का ये मानना था कि साइकोलॉजी सिर्फ बिहेवियर की स्टडी नहीं है बल्कि वो मेंटल प्रोसेसेस को भी स्टडी करती है। साइकोलॉजी की डेफिनेशन के सारे जर्नी को दिमाग में रखते हुए या मद्देनज़र रखते हुए जो नई और मोस्ट कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आई उसके मुताबिक कहा गया
कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस है। साइकोलॉजी की ये डेफिनेशन बहुत से क्रिटिसिज्म को निगलेक्ट कर देती है और ओवरऑल हमें एक प्रिसाइज डेफिनेशन दे देती है और हमें बता देती है कि साइकोलॉजी किन चीज़ों को स्टडी करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन का ये छोटा सा सफ़र बहुत अच्छा लगा होगा और ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद अगर आपको कुछ टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए या शॉर्ट लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। और अगर आपको ये वीडियो या ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो या कुछ भी समझ आया हो, आपके इंटरेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा हुआ हो, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो लोग मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं वो साइकोलॉजी की प्रीवियस वीडियो में साइकोलॉजी की मज़ीद इंट्रोडक्शन और डिटेल्स को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।